जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर पैदल चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत आज हम लोग अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अन्योन्य प्रेरण पढ़ें। देखिए, यहाँ पास पास रखी हुई दो कुंडलियां हैं। पहली कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। और देखिए, पहली कुंडली के साथ यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा हुआ है, आरएच लगा हुआ है, और ये बैटरी है और यहाँ पर कुंजी की लगी हुई है। और जबकि ये जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली में आप देख रहे हैं कि केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें होता क्या है। जब पास पास दो कुंडलियां रखी हों और उसमें से पहले कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, तो जो समीप की दूसरी कुंडली होती है, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और परिणाम स्वरूप ये जो दूसरी कुंडली है, इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें होता क्या है, इसका कारण क्या होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं और इनका प्रभाव जो है समीप की जो दूसरी कुंडली होती है, इस दूसरी कुंडली पर भी पड़ने लगता है। और जब धारा प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम करते हैं तो ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है। तो इस प्रकार होता ये है कि जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली, इसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसको द्वितीय कुंडली कहेंगे। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी कुंडली में कोई सेल या कोई बैटरी न होने के बावजूद भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, और प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो φ2 है, और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो I1 है। तो जरा देखें, जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स या टोटल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, और जब धारा का मान घटता है तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो होती है वो घट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय कुंडली से बद्ध जो संपूर्ण फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ता है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान घटता है तो द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है। तो ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह यहाँ लगता है। अब जो है हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो फिर देखिए ये होता है आपका N2 φ2। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, वो होता है m।
और फिर हो जाता है I1। तो इस प्रकार यम जो है यह एक प्रकार का अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसे ही हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब यहां से अगर हमको अन्योन्य प्रेरण गुणांक को डिफाइन करना होगा तो देखें अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से यम की वैल्यू निकालेंगे और देखिए यम की वैल्यू निकलेगी तो ये हो जाएगा N2 phi2 अपान हो जाएगा I1। तो अब अगर हम यहाँ पर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर कर दें तो फिर ये हो जाएगा M इज इक्वल टू ये हो जाएगा N2 phi2 अपान 1 यानी ये हो जाएगा N2 phi2। इसका मतलब ये हुआ कि पास पास रखी हुई ये जो दोनों कुंडलियां हैं इन दोनों कुंडलियों के मध्य का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मान एकांक हो। अब अगर हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का प्रयोग करें तो यहां पर हमने देखा था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो ये जो द्वितीय कुंडली है द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यह द्वितीय कुंडली में होता है। हम मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो E2 है। तो फिर यहाँ फेरों की संख्या N2 हो जाएगी और चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो phi2 हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ डेल्टा बाहर निकाल सकते हैं। E2 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डेल्टा और ये हो जाएगा N2 phi2 और अपान हो जाएगा डेल्टा टी। N2 phi2 की वैल्यू हमने देखा है ये हो जाएगा MI1। तो E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और N2 phi2 के जगह पे MI1 अपान हो जाएगा डेल्टा टी। फिर देखें अगर हम यहाँ देखें तो E2 इज इक्वल टू माइनस यम को हम पहले लिख लेते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। यम यानी हम यहाँ पर जिस तरह से स्वप्रेरण गुणांक की दो डिफिनेशन दिए थे उसी तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी दो डिफिनेशन देने जा रहे हैं। पहली डिफिनेशन तो आपने देख लिया, अब हम दूसरी डिफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम यम की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस E2 और अपान हो जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। फिर देखिए क्या हो जाएगा। अब अगर हम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हम 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें तो फिर देखें यम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E2। यानी पास पास रखी दो कुंडलियों के मध्य का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है वो एकांक हो। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की दूसरी डिफिनेशन आपने देखा। अब हम आपको बता दें कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हेनरी था। इसलिए
इसका भी मात्रक यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी मात्रक हेनरी होता है और हेनरी को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि दोनों का मात्रक हेनरी होता है तो मात्रक जब समान होगा तो विमाएं भी समान होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मात्रक स्वप्रेरण गुणांक का होगा या स्वप्रेरकत्व का होगा वही मात्रक अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का होगा। तो अब ये जो है स्वप्रेरकत्व और उसके साथ साथ अन्योन्य प्रेरकत्व आपका समाप्त होता है और फिर हम लोगों को आगे देखना होगा कि दो कुंडलियों के मध्य के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक क्या होगा और फिर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक क्या होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि ये जो आपको अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताया गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।